हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोनू। वेलकम टू जस्ट विज्ञान। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे, जो अप्रॉक्स अबाउट टू कंप्लीट है, जिसके अंदर हमने बेटा न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं, रेस्पिरेशन कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं। अब इस लाइफ प्रोसेस का आखिरी टॉपिक है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का सीधा सा मतलब है बेटा एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में विभिन्न प्रोसेस के अंदर जो वेस्टेज बनता है, जो अननेसेसरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनका बॉडी से बाहर निकलना ही क्या है, एक्सक्रीशन है। राइट। सो एक्सक्रीशन क्या है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग मैनी प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ वेस्टेज फॉर्म। हमारी हर समय लाखों करोड़ों प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी ऐसा बहुत सारी प्रोसेस हो रहे हैं। उन सभी प्रोसेस के अंदर कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है। अब जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है, अनवांटेड थिंग्स हैं, तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के लिए वेस्टेज कहलाएंगे। और अब उन वेस्टेज को हमें बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना है। अगर हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे, और वेस्टेज जमा होते रहेंगे तो बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, और टॉक्सिक होने से क्या होगा, अनएबल टू कंटिन्यू लाइफ। ज़्यादा दिन हम जिंदा रह नहीं पाएंगे और लाइफ हमारी वहीं फिनिश हो जाएगी। तो वेस्टेज को बॉडी से एलिमिनेट करना है, वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालना है। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे बेटा एक्सक्रीशन। और ध्यान रखना है, वेस्टेज का बनना एक्सक्रीशन नहीं है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है। वेस्टेज का बनना एक्सक्रीशन नहीं है, वेस्टेज का बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन है। वेस्टेज तो विभिन्न प्रोसेस में बनेगा। ओके, सो क्या है बेटा एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, or we also get unwanted things. Elimination of unwanted products from body. अब जैसे अनवांटेड प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे हमने रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन गैस को इंटेक किया, उस ऑक्सीजन गैस से बॉडी के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी बनी। लेकिन उसी प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना, बिकॉज वो वेस्टेज है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन एक बहुत एसेंशियल प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो प्रोसेस में किस में बनी थी, रेस्पिरेशन में। अब बॉडी से बाहर निकालना है तो क्या कहलाएगा, वो बेटा एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो बहुत सारी प्रोसेस के अंदर ऐसे प्रोडक्ट बनते रहते हैं। ओके, सो सबसे पहले जानेंगे हम अमीबा के अंदर या एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर वेस्टेज कैसे रिलीज होते हैं। तो कोई भी अगर एक्वाटिक एनिमल है, कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स है, उनके अंदर वेस्टेज बेटा अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होते हैं। किस फॉर्म में रिलीज होंगे, अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होंगे। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक। अगर हम बात करें ह्यूमंस का, तो हम वेस्टेज को, मोस्ट ऑफ वेस्टेज को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, मोस्ट ऑफ वेस्टेज फ्रॉम ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर से जो वेस्टेज है वो किस फॉर्म में रिलीज होते हैं बेटा, यूरिया के फॉर्म में। और जो यूरिया के फॉर्म में वेस्टेज को रिलीज करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक। सो अमीबा क्या है, अमोनोटैलिक है। हम कौन है, यूरियोटैलिक है। अमोनोटैलिक मींस अमोनिया रिलीज होता है एज ए वेस्टेज के रूप में, और वाटर के अंदर रिलीज होगा, एक्वाटिक एनिमल्स करेंगे। और ह्यूमन क्या करता है बेटा, ह्यूमन यूरिया रिलीज करता है। जितने भी एनिमल्स यूरिया रिलीज करेंगे एज वेस्टेज, उन्हें क्या बोलेंगे हम, यूरिकोटैलिक बोलेंगे। राइट। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन एंड व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे कोर्स में क्या है एक्सक्रीशन के केस में, हमारे कोर्स में बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा। अब ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन के लिए मेन हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होती है हमारे पास बेटा वन पेयर किडनी। एनीवन नो किडनी को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रक।
तो ह्यूमन के अंदर 1 पेयर किडनी होती है जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अच्छा, मेन के बारे में तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन हम बार बार मैं कह रहा हूँ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो क्या इसके अलावा भी कुछ और भी ऑर्गन्स हैं? यस, हमारे अंदर कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं। क्या है यहाँ समझ लेते हैं। तो मेन क्या है बेटा? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है बेटा? दिस इज किडनी। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे मेन को, बट अदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एक बार एग्जाम में ऐसे ही आया। हम अक्सर पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पूरा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, दैट वी हैव 1 पेयर ऑफ किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन फिल्टर कर रही हैं। बट पेपर में क्वेश्चन क्या आया? राइट द नेम ऑफ एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी। किडनी के अलावा कोई दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, बताइए। सो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने में, राइट? क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो ह्यूमन के अंदर अदर देन क्या है बेटा? एक तो है बेटा लंग्स। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? बिकॉज लंग्स आर एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने का काम कौन करते हैं? लंग्स करते हैं। तो लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है? रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और क्या है हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी? दूसरी है बेटा स्किन। स्किन से क्या निकलता है? स्किन से निकलता है पसीना, स्वेट। स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें बोलते हैं बेटा स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स। सो आपको ये 2 एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद रखने हैं ह्यूमन के केस में। पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? अदर देन किडनी, लंग्स हैं। उनसे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और क्या है दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन? स्किन है। इससे पसीना एलिमिनेट होता है। जब भी हम ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं तो आपने देखा होगा पसीने की स्मेल जो है चेंज हो जाती है। सो सम अमाउंट ऑफ रेजिड्यू ऑफ द मेडिसिन, जो भी हम मेडिसिन खाते हैं कुछ अमाउंट उसको जो रेजिड्यू है ना वो पसीने से भी साथ में निकलता है, और पसीने से अदर देन और भी चीज़ें बाहर निकलती हैं। और उसके बाद हम दोबारा से लौट करके आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा पहले थोड़ा सा ऐसे यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ये देखेंगे। क्या क्या है हमारे पास? 1 पेयर किडनी। 1 पेयर किडनी हमारे पास एक जोड़ी किडनी है। अब 1 पेयर किडनी से पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर कैसे फंक्शन करेगी उसे समझ लेंगे। अब यहाँ किडनी की तरफ देख रहे हैं, एक ब्लड वेसल आ रही है, एक ब्लू कलर से है और एक ब्लड वेसल बेटा रेड कलर से है। जो ब्लड वेसल ब्लू कलर से है वो है हमारी वेन। ये क्या है बेटा? वेन है। और ये जो है ये क्या है बेटा? आर्टरी। आर्टरी है तो हम जानते हैं कि यहां जो है ब्लड ये अब सही है। आर्टरीज जो है ब्लड लेकर के आएंगी किडनी तक, और वेन्स जो है ब्लड को लेकर के वापस जाएंगे हार्ट तक। अब आर्टरीज से जब ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड यहां से आकर के इट विल टेक एंट्री इनटू द किडनी। ब्लड यहां से कहां एंट्री लेगा? हमारी किडनीज के अंदर लेगा। अब किडनीज में फिल्ट्रेशन होगा, छनेगा, अननेसेसरी चीजें क्या है? अलग हो जाएंगी, और अननेसेसरी चीजें यहां से इस डक्ट से होते हुए यहां इकट्ठी होने लगेंगी। इसे बोलते हैं हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो डक्ट होती है इसे बोलते हैं यूरेटर। इसे क्या बोलते हैं बेटा? यूरेटर। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर किडनी है, 1 पेयर यूरेटर है, राइट? ये दोनों नलियां हैं, इन्हें कहते हैं यूरेटर। 1 पेयर है। लेकिन यहां पर नीचे आ जाते हैं जहां पर ये यूरिन इकट्ठा हो रहा है, कलेक्टेड हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास एक है, ये ध्यान रखना है।
राइट। सो दोनों किडनी से फिल्ट्रेशन के बाद यूरेटर के होते हुए यहाँ पर जो हमारा जो है वेस्टेज कलेक्ट होने लगेगा, इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। आफ्टर दैट इट इज रिलीजेस आउट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी से रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली किडनीज जो है वेस्टेज को बॉडी से बाहर रिलीज कर रही है, लेकिन कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। जैसे चलनी होती है, बहुत छोटे एग्जांपल के देखिए, जैसे हमारे घर में चलनी होती है, जब हम आटा लाते हैं खरीद के तो चलनी से छानते हैं। छानने से क्या होता है कि अननेसेसरी चीज़ें अलग हो जाती हैं और नेसेसरी डिजायर चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ऐसा ही हमारे यहाँ पर होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। हमारा ब्लड किडनी में आने के बाद छनता है, और इसको अगर डिटेल में समझेंगे तो हम ऐसे समझेंगे कि किडनी जो है एक सिंगल ऑर्गन नहीं है। किडनी एक सिंगल ऑर्गन नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे किडनी एक बिल्कुल मटके की तरह पानी डाला एक तरफ से और कुछ भी छन जाएगा, जैसे ये कुछ इस टाइप से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास किडनी। किडनी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे ये बीन शेप होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये अंदर से बिल्कुल हॉलो है, यहाँ से सीधा गया और कुछ भी छन करके सीधा एक बार में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। किडनी के अंदर क्या है, जैसे चलनी ऊपर से एक दिखता है, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। वास्तव में जो चलनी में छानने वाला जो हिस्सा है ना, वो छोटे छोटे जो होल्स है ना, जो छोटे छोटे छेद हैं, उनसे छन रहा है। ऐसे ही किडनी में भी जो ब्लड छनता है तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, यहां भी मिलियंस ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और वेरी स्पेशल सेल्स हैं, जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन्स। सो जैसे ये किडनी है, यहाँ देखेंगे ये किडनी है। किडनी के अपर पोर्शन, केवल इस पोर्शन को अगर हम बड़ा करके देखें तो हमें यहाँ पर देखो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, पास पास इकट्ठी हैं ये बहुत सारी सेल्स, और इन्हीं सेल्स को बेटा क्या बोलते हैं हम? नेफ्रॉन। अब यहां से एक नेफ्रॉन को अगर बाहर निकाल के देखें, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये जो आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारी किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट है। जैसे चलनी के अंदर वो छोटे छोटे जो छिद्र हैं, वास्तव में काम वो छिद्र कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी जो किडनी है उसके अंदर बहुत सारी मिलियंस ऑफ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं, पाइप जैसी हजारों करोड़ों लाखों ऐसी संरचना है। इन्हें यही दीज आर प्लेइंग द क्रूशियल रोल। वास्तव में जो फिल्ट्रेशन है वो इन्हीं नेफ्रॉन्स के थ्रू हो रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो यहां से जब पहली बार ब्लड हमारी किडनी के अंदर एंट्री लेगा, सो इस पोर्शन में पहुंचेगा, यहां से एवरी फिल्ट्रेशन यूनिट जिसे कहते हैं नेफ्रॉन, यहां नेफ्रॉन तक यहां तक आ गया। अब जरा इसको हम गौर से समझेंगे। अगर यहां इसे देखेंगे बेटा ध्यान से, सबकी नजर बिल्कुल बोर्ड पर रहे। आई थिंक ब्लू इज विजिबल। अगर ब्लू नहीं, सब मिक्स हो जाएगा, ग्रीन। हाँ, देखेंगे बेटा ध्यान से देखो, जैसे ही ब्लड ये आर्टरीज के थ्रू किडनी में पहुंचेगा, और उसके बाद क्या है, यहां से होते हुए ब्लड यहां एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आएगा जिसे बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, एक कप जैसी स्ट्रक्चर के अंदर चीजें कलेक्टेड होंगी, फिल्ट्रेट कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कलेक्टेड होगा, उसे बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। तो पहले नंबर पे क्या होगा? ग्लोमेरुलस। फिर फिल्ट्रेट कहाँ पर इकट्ठा होगा? बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन कैप्सूल के बाद ये देखेंगे, ये यहाँ से ये फिल्ट्रेट आ रहा है, ये जो पीली लाइन बताई गई है ना, ये फिल्ट्रेट की बताई गई है। अगर इसको और आसानी से समझना तो देखो यहाँ पर आइए, यहाँ मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ इस स्ट्रक्चर को। अगर हमें आसानी से समझना है तो ये समझिए, जैसे कि ये येलो कलर से एक स्ट्रक्चर है, एक कप जैसा स्ट्रक्चर है, ये आई हमारी यहां से आर्टरी। रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं आर्टरी को समझाने के लिए, और यहां से ये आर्टरी अब एक फिल्ट्रेशन यूनिट बनाएगी और फिर यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगा? नाउ आर्टरी कन्वर्टेड इनटू वेन। यहां से आर्टरी जो है वेन बन चुकी है। देखिए अब क्या होगा बेटा, यहां से ये जो वेन बनी है ये इसको 2-3 बार ऐसे कट करेगी, ऐसे निकल जाएगी। तो देखो बेटा यहां से अब ध्यान देंगे, सबसे पहले ब्लड यहां से आएगा, ब्लड आ रहा है तो ये आर्टरी कहलाएगी बेटा। अब ब्लड यहां से आएगा तो ये है एक चलनी जैसी संरचना, जैसे ये एक आर्टरी है
आर्टरी आने के बाद आगे जाएंगे तो कैपिलरीज आ जाएंगी। तो एक कैपिलरीज ऐसा एक जाल सा बनाती है और जाल से में से यहाँ से चीज़ें फिल्टर होंगी और फिल्टर होने के बाद ये कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें फिल्ट्रेट हमारा कलेक्ट होने लगेगा। मीन्स ब्लड जो है छनेगा, छनने के बाद जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ब्लड में वो सभी छन के यहाँ आ जाएंगी और नेसेसरी चीज़ें जो हैं वो आगे एज इट इज़ निकल जाएंगी। मीन्स नेसेसरी चीज़ें क्या है ब्लड के अंदर? ब्लड के अंदर जो हमारी सभी सेल्स हैं वो नेसेसरी हैं और ब्लड के अंदर और भी काम की चीज़ें होनी चाहिए थी, वो सब गलती से यहाँ छन जाती हैं। अब क्या होगा? छनना तो वेस्टेज था, वेस्टेज छन चुका है, लेकिन उसके साथ कुछ काम की चीज़ें भी छन के यहाँ पर आ चुकी हैं। अब ये वो ट्रैक है जो यहाँ से पास आउट होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होगा जिसे हम बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये, कुछ काम की चीज़ें भी फिल्टर होके आ चुकी हैं। अब क्या होगा? यहाँ से ब्लड आया, फिल्टर हुआ, काम की चीज़ें तो ऐसे चली गई, लेकिन कुछ हमारी यूजेबल जैसे ग्लूकोज है, कैल्शियम आयंस है, बहुत सारी चीज़ें फिल्ट्रेट में आ चुकी हैं। मीन्स उस ट्रैक पर जा चुकी हैं जो वो बॉडी से बाहर रिलीज होगा। तो अब इन काम की चीज़ों को फिर से हमें दोबारा से रीअब्जॉर्व करना है। तो ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर जो है, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बेटा क्या करता है? ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या कराएगा बेटा? रीअब्जॉर्प्शन। मीन्स जो गलती से जो फिल्ट्रेट में चली गई हैं, जो चीज़ें हमारी काम की चीज़ें जो फिल्ट्रेट के अंदर आ गई हैं, उन्हें दोबारा से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर छोड़ा जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ से कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर से यहाँ से चीज़ें दोबारा से रीअब्जॉर्ब होंगी और कहाँ पहुँचाई जाएंगी? इसके अंदर, वेन्स के अंदर फिर से चीज़ें पहुँचा दी जाएंगी। तो जो आर्टरी से यहाँ से छना है उसमें से काम की चीज़ें रीअब्जॉर्ब करके फिर से इस वेन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी और फिर इस नली में बेटा क्या बचेगा? केवल और केवल वेस्ट बचेगा। केवल और केवल क्या बचेगा? वेस्ट बचेगा। राइट। सो यहां से ये जाते हुए लास्ट में क्या होगा बेटा? यहां पर फिर से यहां से ये फिर से एक ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और लास्ट में ये हमारे जो डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाती है। आर यू गेटिंग दिस स्ट्रक्चर? ये समझ में आ रहा है? दोबारा से समझेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा समझने में, यहीं पर ये फिनिश हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये डायग्राम तो बहुत आसान है और ये डायग्राम आपको देखने में बहुत कठिन सा लग रहा होगा। बेटा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस डायग्राम को बिल्कुल ऐसे बनाया गया है जैसे किडनी के अंदर कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा रहता है। जैसे मैंने बोला छोटी सी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, एक छोटी चलनी के अंदर हजारों छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। तो अब आपको दूर से देखने लगा ये पास पास है, ये तो बहुत जी का जंजाल है। ऐसे ही यहाँ पर किडनी में भी ये जो नेफ्रॉन है बहुत हाईली कॉइल्ड पास पास रखी होती है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखोगे तो आपको आसानी से आप इससे इसको रिजेंबल कर पाओगे, आसानी से इसके साथ मिला पाओगे। देखो जरा इसको गौर से देखोगे, अगर आप देखो ये वो ब्लड वेसल है जो ब्लड लेकर के आ रही है। ब्लड वेसल यहाँ गई है तो देखो यहाँ एक जाली से बन रही है, जाली स्ट्रक्चर है और यहाँ से चीज़ें फिल्टर होकर यहाँ गई। अब देखो यहाँ पर देखो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इकट्ठा होके ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, यही वो वाला स्ट्रक्चर है, ये रहा कॉइल्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद जैसे ही कॉइल्ड होने के बाद ये यहाँ से देखो एक लंबी स्ट्रक्चर आ रही है, देखो ये यहाँ भी ये वाला स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे गौर से देखोगे, यहाँ ये पतली थी और यहाँ से मोटी हो गई है थोड़ी सी, देखो यहाँ पे मैंने इसको मोटा बनाया। उसके बाद देखेंगे यहाँ आने के बाद ये फिर से देखो कॉइल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर से कॉइल्ड हो रहा है, मैंने उसको वहां पे दिखाया। बस इसी जो कॉम्प्लेक्स एक बड़ा खतरनाक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको मैंने सिंपल वे में यहां ड्रॉ किया है। यू कैन ड्रॉ इट इन एग्जाम इजीली, राइट। तो आप आराम से इस स्ट्रक्चर को बनाए एग्जाम में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो समझो कि पूरा टाइम निकल जाएगा और आप बना ही नहीं पाओगे। समझ में आना चाहिए डायग्राम। साइंस में जो डायग्राम होते हैं ना बेटा, वो समझने के लिए होते हैं। एक बार एक साइंस की टीचर ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं वो आप सबको बता रहा हूँ कि डायग्राम ऐसा हो बस चीज़ें समझ में आ जाए। दैट उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, दैट वी आर साइंटिस्ट नॉट आर्टिस्ट। हम साइंटिस्ट हैं, हम आर्टिस्ट नहीं हैं। आपको डायग्राम ऐसा बनाना है बस उसमें समझ में आ जाए, ऐसा नहीं करना उसमें कलर भर रहे हैं, शेडिंग लगा रहे हैं, पूरा का पूरा समय उसी में खराब कर दे रहे हैं। नहीं, डायग्राम बस ऐसा हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, दैट्स इट, राइट। तो आप यहाँ इसको हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर को हाईली कॉम्प्लेक्स देखने में बहुत खतरनाक से लग रहा है, उसकी जगह आप इस स्ट्रक्चर को बनाएं। सो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ये एक जो हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है, इसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट है। किडनी की फंक्शनल यूनिट का मतलब है किडनी के अंदर रियल में जो फंक्शन कर रहा है
वो नेफ्रॉन है। किडनी के अंदर जो लाखों कोशिकाएं हैं जो वास्तव में ब्लड को छान रही हैं, वो ये नेफ्रॉन है। और ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो सिंपल फॉर्म में है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। क्या काम है ग्लोमेरुलस का? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस का। दूसरा पार्ट क्या है बेटा? टिब्यूल्स। टिब्यूल्स मतलब नली जैसी, पाइप जैसी पतली पतली संरचना है। और जो टिब्यूल्स है, पाइप जैसी पतली पतली संरचना है, उसमें पहला पार्ट क्या है? पीसीटी। ये जो पहला कॉन्वुलेटेड, जो पहला जो जिगजैग स्ट्रक्चर दे रहा है, इसे बोलते हैं पीसीटी। उसके बाद जो यू जैसा स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके बाद दूसरा ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये यहां पर, इसे क्या बोलते हैं बेटा? डीसीटी। और लास्ट में क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। मींस ये जो नली है लास्ट वाली, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मींस एक ऐसी डक्ट जो सभी नेफ्रॉन्स से वेस्टेज को कलेक्ट करते हुए लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जा रही है। समझ में आ रहा है सभी को? सो पहला पार्ट क्या है नेफ्रॉन का? ग्लोमेरुलस, जिसका काम है फिल्टर करना। ग्लोमेरुलस क्या है? ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है? ये वाला हिस्सा है, अंदर जो दिख रहा है ग्लोमेरुलस है। और ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर हो रहा है उसे कप जैसी संरचना कलेक्ट कर रही है, उसके जस्ट नीचे ये ऐसा कॉइल्ड मोड़ा हुआ घुमावदार स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? पीसीटी। उसके बाद यू जैसा स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आगे दोबारा फिर कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ रहा है, डीसीटी। और लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट है। पीसीटी का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब पास होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड मतलब मुड़ा हुआ, और ट्यूब्यूल मतलब नली, मतलब एक ऐसी नली जो इसके पास है। वुमेन कैप्सूल के जो पास है पीसीटी, नली है, कॉन्वुलेटेड है और पास में है। पास के लिए प्रॉक्सिमल, कॉन्वुलेटेड मुड़ी हुई, ट्यूब्यूल मतलब नली, पास में मुड़ी हुई नली है पीसीटी। लूप ऑफ हेनले, ये यू शेप स्ट्रक्चर है, यू लूप ऑफ हेनले। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, दूर है कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, वो ये है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। सो लेकिन आपको यहाँ इतना इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है बड़े बड़े टर्म्स की फुल डेफिनेशन की। बस आप ये याद रखें कि क्या क्या पार्ट्स हैं बस, राइट। तो थोड़ा सा ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ आवर नेफ्रॉन वर्क, कि नेफ्रॉन कैसे काम करती है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो फिल्ट्रेशन हो जाएगा और ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी बेटा। यहाँ पर फिनिश हो जाता है एक्सक्रीशन इन द केस ऑफ ह्यूमन। आप समझ लेते हैं प्लांट्स एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। प्लांट्स में एक्सक्रीशन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब ह्यूमन में क्यों ज़्यादा होता है एक्सक्रीशन? क्योंकि ह्यूमन क्या है कि हमारे अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एवरी टाइम हम थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ वर्क आर डूइंग। हमारी इतनी सारी सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ सेल्स आर लिविंग। इतनी सारी सेल्स, करोड़ों सेल्स हैं, सभी सेल जिंदा हैं, सभी सेल हर समय रेस्पिरेशन कर रही हैं, हजारों क्रियाएं हर सेल के अंदर हर समय हो रही हैं। तो बहुत सारा वेस्टेज बनना है सभी सेल्स के अंदर। तो उस इतने सारे वेस्टेज को रिलीज करने के लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होना जरूरी है। एक ऐसा सिस्टम जरूरी है जो इतने सारे वेस्टेज को एक साथ हैंडल कर सके और बॉडी में से रिलीज कर सके। तो मेनली हमारे अंदर जो वेस्टेज हैं उनके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने बताया था, लंग्स है हमारे पास और हमारी स्किन है। लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट्स के केस में हमें एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। पहले तो समझ लेते हैं क्यों नहीं है। क्योंकि प्लांट्स का मोस्ट ऑफ पार्ट जो ना बेटा डेड है। प्लांट्स के अंदर जितनी भी सेल्स है ना, उसमें 80-90% जो सेल्स हैं वो मरी हुई हैं, डेड हैं। अब बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें सेकेंडरी जाइलम है जो डेड है, मरा हुआ है। तो जो डेड है बेटा वो तो एक्सक्रीशन करेगा ही नहीं, वो तो कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत कम पार्ट उसके अंदर लिविंग है। और जो लिविंग है उसके अंदर भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अगर और सारी सभी रिएक्शन के रेट की बात करें, जैसे हमारे सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस का रेट है और प्लांट्स के अंदर जो सेल्स के अंदर रिएक्शन का रेट है वो बहुत डिफरेंस है। हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो ज़्यादा वेस्ट बनते हैं। प्लांट बहुत कम एक्टिविटीज़ करते हैं तो बहुत कम उनके अंदर क्या बनते हैं? वेस्टेज बनते हैं। इसलिए उन्हें एक बहुत वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के केस में एक अच्छा डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ह्यूमन के केस में है। क्यों है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जरा समझ लेते हैं कि प्लांट्स में अगर एक्सक्रीशन हो रहा है तो फिर कैसे हो रहा है। अगर सिस्टम नहीं तो किसी तरीके से हो ही रहा होगा एक्सक्रीशन, तो कैसे हो रहा है उसको समझ लेते हैं। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन होता है। पहला है प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्टोमेटा।
तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन बननी है वेस्ट के फॉर्म में और जो कार्बन डाइऑक्साइड बननी है वेस्ट के फॉर्म में, उसे स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज कर दे रहे हैं। तो पहला स्टेप समझ में आया। अब लेकिन आपको ये समझ में, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए कि सर ऑक्सीजन वेस्ट के रूप में, ये कैसे पॉसिबल है हमारे प्लांट्स के अंदर? भाई आप तो ये लग रहा होगा कि आपको ऑक्सीजन तो हम सर अक्सर लेते हैं, हम भी ले रहे हैं, प्लांट्स भी ले रहे हैं, सब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने लिखा है रिलीज ऑक्सीजन। सो हाउ इट इज हैपनिंग? कैसे प्लांट ऑक्सीजन कहाँ रिलीज करते हैं? बताओ, कभी रिलीज करते हैं प्लांट ऑक्सीजन? रिलीज करते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे उस केस में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगी, और वी ऑल्सो कैन से अननेसेसरी प्रोडक्ट निकलेगी। देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप समझिए जरा इसको। सो ऑक्सीजन के रेफरेंस में देखेंगे, सबसे पहले हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, एक प्रोडक्ट है C6H12O6, 6 ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, क्या बनाएंगे 6H2O प्लस 6H2O प्लस 6CO2 प्लस ATP। बेटा इस रिएक्शन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिएक्शन। एक और रिएक्शन और लिखता हूं साथ के साथ में मैं यहां पर, 6CO2 कहाँ चेंज हो रहा है, प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब इन दोनों रिएक्शन को आप गौर से देखिए, ये दोनों ही रिएक्शन प्लांट्स के अंदर होती हैं, दोनों ही रिएक्शन प्लांट्स के अंदर होती हैं। एक रिएक्शन को आप देखेंगे गौर से, तो एक रिएक्शन में हम देख रहे हैं बेटा ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है, और क्या बना रहा है, वाटर एंड CO2। यहाँ इस केस में देखेंगे, यहाँ पर बेटा CO2 और वाटर रिएक्शन करके ग्लूकोज बना रहे हैं, यहाँ पर ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है। जहाँ ग्लूकोज बन रहा है आप मुझे बताएंगे इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? बेटा इस रिएक्शन को कहेंगे फोटोसिंथेसिस। इसे क्या कहेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। ये कुछ मार्कर इधर उधर जा रहा है, फोटोसिंथेसिस। यहां जो ग्लूकोज यूज हो रहा है इसे बोलेंगे बेटा रेस्पिरेशन। अब आपको इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक साथ मिल जाएगा, रेस्पिरेशन। देखो बेटा, रिलीज ऑक्सीजन, कहां रिलीज हो रही है ऑक्सीजन? यहां पर रिलीज हो रही कि नहीं हो रही ऑक्सीजन? अब ये ऑक्सीजन कहां रिलीज हो रही है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर रिलीज हो रही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स बेसिकली किस लिए करते हैं? प्लांट बेसिकली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और मेन ग्लूकोज बनने के बाद जो भी बन रहा है वो सब एक तरह से बाई प्रोडक्ट होगा, अननेसेसरी प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए। लेकिन वाटर बना है तो इसको तो वो यूज कर लेंगे, लेकिन इसका क्या करें? सो प्लांट रिलीज दिस गैस बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। इसलिए कहते हैं ना, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो दिन में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, और ऑक्सीजन बना रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं ना, तो अभी तो प्लांट्स के लिए तो वो वेस्टेज है। समझ में आ रही बात? सो प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन, किस में रिलीज करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। और CO2 कब रिलीज कर रहे हैं बेटा? रेस्पिरेशन में। ये देखो, ये रही CO2 रेस्पिरेशन में। सो प्लांट्स दोनों ही प्रोसेस में अलग अलग प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या रिलीज कर रहे हैं? एज वेस्टेज। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में एज वेस्टेज क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और दोनों ही चीजें बेटा कहां से, किसके थ्रू प्लांट से बाहर निकलेंगी? स्टोमेटा के थ्रू निकलेंगे। ध्यान रखना है, प्लांट्स के अंदर जो भी गैस आएगी जाएगी वो सब स्टोमेटा के थ्रू जाएगी। प्लांट्स के अंदर गैसेस आना जाना स्टोमेटा के थ्रू होता है। रिमेंबर दिस थंब रूल, ये रूल हमेशा याद रखो। आप में से कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है जो ये सोच रहा हो, अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि प्लांट्स दिन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन। जैसे कि कुछ बच्चों के दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है, कोई भी ये प्लांट है, ये मान लो हमारा एक पॉट है, ये मैंने प्लांट लगा दिया, ये प्लांट्स की लीफ है, मान लो कोई भी प्लांट है। आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा तो नहीं है कि डे में
दिन में क्या करते हैं पौधे, ऑक्सीजन ले रहे हैं नहीं। अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। डे में क्या करेंगे पौधे, डे में क्या करेंगे बच्चे पौधे, CO2 लेंगे और ऑक्सीजन बना देंगे फोटोसिंथेसिस में। और नाइट में क्या करेंगे पौधे, जो कंफ्यूजन होता है मैं वही बता रहा हूँ। नाइट में क्या करेंगे, ये नाइट का प्रोसेस है। नाइट में क्या करेंगे पौधे बच्चों के अनुसार कि ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि दिन में, डे में प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं सर। नाइट में पौधे क्या करते हैं कि वो हमारी तरह ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और CO2 छोड़ रहे होते हैं। इसलिए पेपर में क्वेश्चन आता था ना पहले कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो ऑप्शन आते थे भूत होता है, ये होता है, वो होता है। तो असली क्वेश्चन ये है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 गैस छोड़ रहे हैं। और पेड़ के नीचे CO2 गैस की अमाउंट रात में बढ़ जाती है और आप भी CO2 छोड़ रहे हैं, वो भी CO2 छोड़ रहे हैं, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का अमाउंट वहाँ पर कम हो जाएगा। इसलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों के दिमाग में जीवन भर मोस्ट ऑफ केसेस में ये कंफ्यूजन रह जाता है। आज इसको क्लियर कर लो बेटा। कंफ्यूजन क्या रह जाता है, बच्चे ये सोचते हैं कि सर कि दिन में क्या होता है कि दिन में प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसा केवल दिन में कर रहे हैं और ये केवल नाइट में कर रहे हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड नेवर एंड बिफोर द डेथ। जन्म से चालू होती है और मरने से पहले ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होती है। सो रेस्पिरेशन, ये ऑलवेज रिमेंबर, रेस्पिरेशन। ये तो बोर्ड कुछ दिक्कत कर रहा है। रेस्पिरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है बेटा। सो डे नाइट रेस्पिरेशन तो बेटा डे नाइट चलेगा। ये प्रोसेस तो बेटा प्लांट्स हमेशा करेंगे कि ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ें। दिन है चाहे रात है, सोते जागते, हम क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करते ही रहते हैं हमेशा। लेकिन दिन में क्या हो जाता है, दिन में इसके रेस्पिरेशन के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। दिन में जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है ना, फोटोसिंथेसिस का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। अब रिक्वायरमेंट कम है तो रेस्पिरेशन ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट उसका डेड है, मरा हुआ है। बहुत सारी सेल्स उसकी पहले से डेड है। तो कुछ सेल्स लिविंग हैं और वो भी इतना हमारे बराबर काम नहीं करती हैं, क्योंकि हम तो बातें कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी यूज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं। प्लांट्स के पास ऐसा कोई काम है नहीं, तो उनके अंदर एनर्जी का कंजप्शन जो है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत कम है, इसलिए प्रोडक्शन की करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है कम होगा दिन में, और फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए दिन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिलीज करेंगे। यहां अब ये कॉन्सेप्ट पे तो आपको जीवन भर हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है और रेस्पिरेशन दिन और नाइट दोनों में होता है। राइट, सो पहला में समझ में आ गया। तो प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन एंड CO2 थ्रू स्टोमेटा। सेकंड वन क्या है, प्लांट ऑल्सो रिलीजेस वाटर एज अ वेस्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अनदर प्रोसेस क्या है, प्लांट्स ऑल्सो रिलीजेस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रूप में वेस्टेज को रिलीज करते हैं। वो क्या है, वो है बेटा हमारा गम, जिसे हम गोंद कहते हैं, और रेजिन कहते हैं। कभी कभी इस गोंद और रेजिन, गम और रेजिन को क्या है, बॉडी से डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं, और कभी कभी इसको प्लांट्स अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं जाइलम के अंदर। आपने देखा होगा कुछ पौधों से, जैसे बबूल का पेड़ देखा होगा या नीम का पेड़ देखा होगा, उसमें कुछ जगह से काला काला सा गोंद सा बाहर निकलता रहता है। तो कुछ केसेस में तो प्लांट डायरेक्ट बाहर रिलीज कर देते हैं, कुछ केसेस में रिलीज नहीं कर पाते, तो उनके अंदर वो जाइलम के अंदर ही स्टोर कर लेते हैं। और क्या है बेटा वेस्टेज में, कुछ वेस्टेज को प्लांट क्या है अपने अंदर डेड सेल के अंदर स्टोर कर देते हैं, और कुछ स्पेशल सेल के अंदर स्टोर करते हैं, जिन्हें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कहते हैं। याद करो वो 9th वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था टिश्यू, और टिश्यूज के अंदर हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जिसकी सेल्स डेड होती हैं। उनके अंदर डेड क्यों है, क्योंकि उनके अंदर वेस्ट को स्टोर किया गया है इन द फॉर्म ऑफ लिग्निन। तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर वेस्ट किस फॉर्म में स्टोर है बेटा, लिग्निन के रूप में, लिग्निन के रूप में स्टोर है।
ओके सो कुछ ये, लेकिन क्या है स्क्लेरल काइमेटा सेल्स क्या है, जैसे हमारे घरों में होता है ना डस्टबिन होता है, छोटा हम वेस्टेज जो है पहले डस्टबिन के अंदर इकट्ठा करते रहते हैं, ऐसे प्लांट्स में जगह जगह पर ये डस्टबिन बने हुए हैं स्क्लेरल काइमेटा सेल्स, इनके अंदर वेस्टेज को लिग्निन के रूप में हम स्टोर करते हैं। और लास्ट में बहुत स्पेशल प्रोसेस है प्लांट्स के पास एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज का, वेस्टेज बाहर निकालने का। क्या है कि कुछ लीव्स के अंदर वो वेस्टेज को इकट्ठा करती चली जाती हैं प्लांट्स, और वहाँ से एसेंशियल चीज़ें, काम की चीज़ें निकाल लेती हैं और वेस्टेज उसके अंदर इकट्ठा करती रहती हैं, और उस केस में जो लीफ हैं बेटा क्या हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं, और फिर बाद में क्या हो जाती हैं, ये पेड़ से ये पत्तियां जो हैं गिर जाती हैं, तो वेस्टेज उनसे अलग हो गया। सो बेटा ये था कंप्लीट हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हमने इस वीडियोस के अंदर कवर, आज की वीडियोस में इस वीडियो में कवर किया है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या वेल डेवलप्ड एक एक्सक्रीटरी सिस्टम था, प्लांट्स के केस में ऐसी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए, और अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस वीडियोस के अंदर उसके ऊपर हम और सारी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।